आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 चैनल उत्तराखंड हलचल। केदारनाथ उपचुनाव के परिणाम के बाद तरह तरह की बातें हो रही हैं। आरोप लगना या इस प्रकार के प्रश्न चिन्ह लगना लाजमी है। जिनकी बात कर रहे हैं पत्रकार साथी त्रिभुवन चौहान, जो निर्दलीय केदारनाथ से चुनाव लड़े हैं। तमाम अव्यवस्थाएं रही, पहाड़ की जो भौगोलिक स्थिति है, किस प्रकार से है, अंकिता भंडारी हत्याकांड जिसने पूरे उत्तराखंड को झकझोर के रख दिया, उसमें भाजपा के नेता शामिल थे। आज संविधान दिवस है, आज के दिन दरवाजे बंद हो गए शहीद स्मारक के, खरीद फरोख्त हुई है, सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे, उनको समर्थन कांग्रेस ने दिया है। ये आदमी को इतना अहंकार नहीं करना चाहिए। कई मेरे लोगों के द्वारा ही उन्हें बरगलाकर मेरे ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमे लगाए गए। इशारों में ही मैं कहूंगा बॉबी पावर की ओर इशारा कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये सारी बातें कही हैं। प्रत्याशी का इस तरीके से उभर के आना, ऐसा कोई चमत्कार यहाँ पर नहीं हुआ आज तक। चुनाव का मैसेज ये जाना था कि सरकार धराशायी हो गई है। आज मेरे पास मेरे मोबाइल पे 4 बेरोजगार युवाओं का मैसेज है, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हो रखे हैं पिछले साल से। वो कह रहे हैं आज हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। किसी भी आंदोलन पे जाने से पहले मैं कहूंगा कि नेतृत्व को आप जरूर देखें। नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड हलचल। अभी केदारनाथ के परिणाम आए हैं और उस परिणाम आने के बाद सोशल मीडिया से लेकर तमाम प्लेटफॉर्म्स पर कुछ चर्चाएं बड़ी जोरों से चल रही हैं। और वो चर्चाएं होनी स्वाभाविक भी है, क्योंकि एक तरफ जहां भाजपा ने फिर से केदारनाथ उपचुनाव जीता है, वहीं कांग्रेस को वहां से बात मिली है। पर सवाल यहां पर यह है कि एक निर्दलीय प्रत्याशी और पत्रकार त्रिभुवन चौहान वहां से 9000 वोट ले आते हैं। इसको लेकर जो चर्चाओं का बाजार है वो बहुत ज्यादा गर्म है। और इस पर चर्चा करने के लिए एक ऐसे व्यक्ति हमारे साथ हैं जिन्होंने तमाम युवाओं के आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया, और जिन लोगों पर सीधे तौर पर आरोप लग रहे हैं, उनके साथ एक लंबा उनका साथ भी रहा। उनके साथ वो बिल्कुल वैसे ही आंदोलन लड़ते रहे जैसे उन्हें ऐसा नजर आया कि उनका अपना आंदोलन होगा। हमारे साथ बात करने के लिए पंकज छेत्री जी हैं, जो एक अधिवक्ता भी हैं और समाज सेवी भी हैं, साथ में आंदोलनकारी भी मैं उन्हें कहूंगा। पंकज जी, सीधे सवाल है, केदारनाथ उपचुनाव के परिणाम के बाद तरह तरह की बातें हो रही हैं। कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में हम देख रहे हैं कि कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे पे आरोप भी लगा रहे हैं, पर तीसरा एक फ्रंट की हम बात करेंगे जिस पर चर्चा होनी बड़ी जरूरी है। उसमें सीधे तौर पर तीसरे फ्रंट जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उन पे लग रहा है। मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि जिन लोगों पे आरोप लगाए जा रहे हैं वो आपके भी बहुत नजदीकी रहे हैं, आपने उनका हरदम साथ दिया है, आंदोलन में आप उनके साथ रहे, और मुझे लगता है कि सबसे पहले आप व्यक्ति थे जिन्होंने गांधी पार्क में जब धरना प्रतिबंध हुआ तो उस पोस्टर को फाड़ने वाले आप थे, और उस पर मुकदमा भी आपका चल रहा है। वो बताइएगा। पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों का बहुत आभार प्रकट करता हूं, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका दिया। सीधे तौर पर ये आरोप लगना या इस प्रकार के प्रश्न चिन्ह लगना लाजमी है। जब आप ये देखते हैं कि सरकार के खिलाफ आप 365 दिन सरकार की जो नीतियां हैं उनसे आप उनकी मुखालफत करते हैं, सड़कों पर आप धरना प्रदर्शन करते हैं, सरकार के खिलाफ हमेशा उनकी नीतियों के खिलाफ रहते हैं, तो स्वाभाविक तौर पर एक सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी होने के नाते उत्तराखंड में कांग्रेस भी हमेशा मुखर रही है। चाहे वो भर्ती घोटाले हों, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो, चाहे भ्रष्टाचार का मसला हो, चाहे वो तमाम युवा बेरोजगारों से संबंधित कोई भी मामला रहा हो, कांग्रेस पार्टी हमेशा सक्रिय भूमिका में रहती है। तो जब इस प्रकार के आंदोलन हुए तो आप जिनकी बात कर रहे हैं पत्रकार साथी त्रिभुवन चौहान, जो निर्दलीय केदारनाथ से चुनाव लड़े हैं और वहाँ उनका प्रदर्शन अच्छा रहा है, तो इस प्रदर्शन के पीछे संदेह इसलिए हो रहा है कि आप अचानक से ये प्लान करते हैं कि अब केदारनाथ चुनाव लड़ा जाएगा 3 महीने 2 महीने पहले, और उसके बाद आप जिस तरीके से आप देखेंगे कि जो विश्लेषण भी किया जा रहा है कि किस प्रकार से केदारनाथ चुनाव में जो प्रत्यक्ष रूप से मुख्यमंत्री का जो विरोध हो रहा था, कि जो उनकी गलत नीतियां थी, कि किस प्रकार से चाहे वो यहाँ से जो हमारी यात्रा चलती है उसको ले जाने की बात हो,
केदारनाथ जो शिला है उसको दिल्ली में वहाँ फ्रेंचाइजी खोलने की बात हो, चाहे पेटीएम मशीन वहाँ पर लगाकर पेटीएम के थ्रू डोनेशन लेने की बात हो, और तमाम अव्यवस्थाएं रही वहाँ पर। केदारनाथ धाम यात्रा में तमाम अव्यवस्थाएं रही, पहाड़ की जो भौगोलिक स्थिति है, किस प्रकार से स्वास्थ्य सेवाएं लचर हैं, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, किस प्रकार से अग्निवीरों के साथ जिस प्रकार से योजना लाके पहाड़ के जवानों के साथ खिलवाड़ किया गया है, भर्ती घोटाले हैं, पेपर लीक है, और तमाम तरीके के जितने भी घोटाले होते हैं उसमें कोई न कोई भाजपा का सदस्य संलिप्त रहता है। अंकिता भंडारी जो हत्याकांड जिसने पूरे उत्तराखंड को झकझोर के रख दिया, उसमें भाजपा के नेता शामिल थे। तो इस सब के बावजूद एक जो आप कह रहे हैं जिस प्रकार एक्टिविस्ट कई लोग थे, युवा बेरोजगारों के कई नेता थे जो इनका विरोध कर रहे थे, और उनके साथ निसंदेह तौर पर मैंने भी विरोध किया है और सड़कों पे लड़ाई लड़ी है, मुकदमे भी झेले हैं, आज तक मुकदमे झेल रहे हैं। किस प्रकार से आज संविधान दिवस है, आज के दिन जिस प्रकार वहाँ पर आज आप देख रहे हैं शहीद स्मारक में दरवाजे बंद हो गए शहीद स्मारक के, वैसे ही एक जब भर्ती घोटाला हुआ था उसमें युवाओं का लाठी चार्ज हुआ था, उसके बाद वहाँ पर जो थे शहीद स्मारक के दरवाजे भी युवाओं के लिए बंद हो गए थे। वो दरवाजे निसंदेह हमने खुलवाए, और मेरे पीछे मेरे पार्टी के नेताओं का सबका मुझे समर्थन प्राप्त था, सबका सहयोग प्राप्त था, और हमने वहाँ 5 दिन तक किस प्रकार से एक जेल बना के प्रशासन ने हमें वहाँ रखा, और हम वहाँ किस कंडीशन में रहे और हमने कितनी प्रताड़ना झेली। उसके बावजूद आज जब सरकार से आप लोहा ले सकते हैं अपने एक वोट के माध्यम से, आपके पास एक लोकतंत्र में सबसे बड़ा हथियार है आपका मताधिकार, तो आप जब सरकार से उस वक्त सरकार को झुकाने का, सरकार को चेताने का, सरकार को दिखाने का अवसर है कि हम सब एक हैं और हम एक होके आपको धरती पर लाएंगे ताकि आप जनता की आवाज़ सुने। आप यहाँ पर किस प्रकार से वोटों का ध्रुवीकरण करके और आप कांग्रेस पार्टी को हराने का काम करते हैं, तो शक इस पे जाना स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं मेरी व्यक्तिगत तौर पर त्रिभुवन चौहान एक पत्रकार रहे हैं, मेरी उनसे अच्छी दोस्ती भी है, मित्रता भी है, एक उनके प्रति मेरी अच्छी भावना भी है और वो भी मेरे प्रति अच्छी भावना रखते हैं। परंतु जब बात आती है कि अचानक से ऐसा क्या हो जाता है कि आपको फिर युवा बेरोजगार कई नेताओं का समर्थन भी मिल जाता है, अचानक से वो पहुंच भी जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इस सारे सवालों के पीछे एक प्रश्न चिन्ह जो खड़ा होता है और सवाल खड़े होते हैं। तो इस पर निसंदेह जो शक होना या कहीं ना कहीं सरकार द्वारा मैनिपुलेशन हुई है, बड़े जो है कहीं ना कहीं खरीद फरोख्त हुई है, और कहीं ना कोई इसमें मुझे षड्यंत्र नज़र आता है जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप मतलब सीधे तौर पे कह रहे हैं कि खरीद फरोख्त इसमें हुई है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरा सीधा ये कहना है और मुझे यकीन ही नहीं, मुझे विश्वास है कि कहीं ना कहीं खरीद फरोख्त हुई है। और कहीं दबी ज़बान में कई लोग मुझे बात भी कर रहे हैं कि देहरादून के एक प्रसिद्ध गायक हैं, उनके पिता सब ये सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं सरकार के लिए, तो वो करें, उनका ये करना बनता भी है, सब चीज़ें हैं। पर मैं उन युवा बेरोज़गार साथियों को ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम आपको इतना जो युवा बेरोज़गार साथी सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे और बाद में वो सरकार को ही इनडायरेक्टली समर्थन दे रहे थे, ये बिल्कुल गलत है। और उनको इस बात के लिए भविष्य में जो है उत्तराखंड की जनता कभी माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि ये राज एक न एक दिन खुलेगा और ये बात ध्यान में आएगी और ज़रूर ये बात दोहराई जाएगी कि किस प्रकार से षड्यंत्र करके एक उपचुनाव आपने किस तरीके से एक विपक्षी पार्टी को हराया था। उसके बाद आप आरोप लगाते हैं कि विपक्ष कुछ करता नहीं है। आप UKSSC सबसे पहले जो उस पर सदन में चर्चा हुई है वो कांग्रेस ने करी है, उसके बाद सड़कों पर प्रदर्शन किया है कांग्रेस ने किया है। उसके बावजूद तमाम जो साथी जो सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे उनको समर्थन कांग्रेस ने दिया है। इस पर मैं एक छोटी सी बात आपको कहना चाहता हूं कि आदमी को इतना अहंकार नहीं करना चाहिए। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ बैठे थे, उनके सारथी थे,
तो अर्जुन के सामने उनके धुर विरोधी कर्ण आ गए और उनका आपस में युद्ध होने लगा। तो जब भी अर्जुन उनको तीर मारते थे तो उनके तीर जब उनके रथ पे लगता था कर्ण के तो बहुत पीछे जाता था, और अर्जुन पर जब कर्ण का तीर लगता था तो बहुत कम पीछे जाता था। तो अर्जुन को अहंकार हुआ। अर्जुन ने बोला कि देखिए प्रभु, मेरे तीर में जो मेरे तीर का असर देखिए कि मैं मार रहा हूँ और कितने पीछे तक जा रहा है, जबकि कर्ण जब मुझे तीर मारता है मेरे रथ पे लगता है तो बहुत थोड़ा पीछे जाता है। तो भगवान कृष्ण ने बोला कि पार्थ, इतना अहंकार मत करो, तुम्हारे रथ पर स्वयं मैं त्रिलोकीनाथ, तीनों लोक का भार लिए बैठा हूँ। तुम्हारे रथों को के पहियों को भगवान शिव का शेषनाग ने जकड़ा हुआ है। तुम्हारे जो रथ के ऊपर ध्वजा लगी है उस पर स्वयं जो श्री राम के जो सबसे बड़े भक्त हैं पवन पुत्र हनुमान वहाँ स्वयं विराजमान हैं। उसके बावजूद भी तुम्हारा रथ अगर कण भर भी पीछे जा रहा है तो समझिए कि जब हम तीनों की शक्तियाँ इस रथ में नहीं रहेंगी तो तुम्हारा क्या हश्र होगा। तो वही मैं कहना चाहता हूँ, अहंकार नहीं करना चाहिए। कई आंदोलन हुए बेरोजगार युवाओं के जो आज नेता बन रहे हैं, उन आंदोलनों के पीछे प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस पार्टी हमेशा खड़ी रही है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा उनका समर्थन किया है, सहयोग किया है। मैं स्वयं 5 दिन वहाँ पे जेल की तरह मैंने बिताए हैं शहीद स्मारक में। ठंडियों में मेरे साथ 65 बच्चे रहे हैं, उन सभी पे मुकदमे दर्ज हुए थे। किस प्रकार से हमने प्रताड़नाएँ जो फरवरी 2023 में हमने वहाँ झेली है, किस प्रकार से दिन रात हमें टॉर्चर किया जाता था। अधिकारी आते थे, पुलिस के अधिकारी आते थे, तमाम आते थे, किस प्रकार से उसके बाद मेरे पे मुकदमे लगाए गए। कई मेरे लोगों के द्वारा ही उन्हें बरगलाकर मेरे ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमे लगाए गए। परंतु हम डरने वाले नहीं हैं, डटेंगे, हम लड़ेंगे। पर मैं अपने युवा साथियों से, उन बेरोजगार युवा साथियों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस प्रकार से आप अहंकार न करें, और अगर ये अहंकार करेंगे तो ये उत्तराखंड की देवभूमि है, यहाँ पर सब दूध का दूध पानी का पानी एक दिन हो जाएगा। अच्छा पंकज जी, आप नाम तो नहीं ले रहे हैं, पर मुझे जो समझ आ रहा है सीधे तौर पर आप इशारों में ही मैं कहूँगा बॉबी पावर की ओर इशारा कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये सारी बातें कही हैं। पर एक सवाल है, अब यही सवाल यहाँ पर शुरू हो जाता है। आपने कहा कि कांग्रेस उनके साथ थी, उन्होंने इस बार जो केदारनाथ का उपचुनाव हुआ वहाँ पर भाजपा का एक तरह से समर्थन किया, या मतलब जो भी बातें इसमें हुई। ऐसी ही चीज निकल कर आई बागेश्वर के लिए। ये दोनों चीजें बड़ी आम है। उसमें जो भाजपा थी वो लगातार ये बात कह रही थी कि जो ये बेरोजगार संघ है और जो कांग्रेस है, ये कांग्रेस की बी टीम है बेरोजगार संघ, और वहीं आज कांग्रेस ये कह रही है कि जो भाजपा की बी टीम है बेरोजगार संघ। अब ये मुझे समझ नहीं आता कि दोनों परिस्थितियों में अलग अलग परिस्थितियां क्या थी। इसमें क्या, बागेश्वर में क्या अलग था, केदारनाथ में क्या अलग था? नहीं, देखिए, बागेश्वर में अलग ऐसा नहीं था जैसा इस चुनाव में था। बागेश्वर में परिस्थितियां दूसरी थी, और इस चुनाव में एक जो अचानक से एक निर्दलीय प्रत्याशी का इस तरीके से उभर के आना, ऐसा कोई चमत्कार यहाँ पर नहीं हुआ आज तक। इस तरीके से कोई, आप इस पे त्रिलोचन भट्ट जी ने कल बहुत विश्लेषण किया है। ऐसे तो एक विधायक जीते हैं खानपुर से, वो भी तो कुछ महीने वहाँ तैयारी करते हैं, जीत जाते हैं। इस प्रकार से जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, बेरोजगार युवा साथियों ने जो जिस प्रकार पथ भ्रमित होकर और अचानक से एक जो माहौल बनाया है, उस माहौल में, क्योंकि और चुनाव अलग थे, ये चुनाव इसलिए अलग था क्योंकि ये चुनाव भगवान केदारनाथ की भूमि पर होने वाला चुनाव था। ये इस केदारनाथ जो चुनाव है, उपचुनाव बागेश्वर, ये अपना जो हमारा ये वाला चुनाव था, बद्रीनाथ जी वाला चुनाव था, बद्रीनाथ जी का चुनाव मंगलौर के चुनाव के बाद ये वाला उपचुनाव था। इस पर तमाम देश की नज़र थी, और इस चुनाव को एक भगवान केदारनाथ की प्रतिष्ठा से जोड़कर देखा जा रहा था। तो ये चुनाव दूसरे तरीके का चुनाव था, और इस चुनाव का मैसेज ये जाना था कि सरकार धराशायी हो गई है। आप इस बात को समझिए, जो इस चुनाव का जो महत्व पूरे देश में जाना था। और इस चुनाव, मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि आप तमाम भ्रष्टाचार की बात करते रहते हैं और तमाम वो करते रहते हैं, तो इनडायरेक्टली जो प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं वो इसलिए लग रहे हैं क्योंकि इस चुनाव का जो मैसेज था वो राष्ट्रीय स्तर पर जाना था। तो ये मेरा मानना है इस पर। और मैं कहता हूँ इस तरीके के, आप ठीक है, आप करिए, आप देखेंगे हम,
हम भी देखेंगे अभी 2027 का चुनाव नज़दीक है, अभी 2 साल बाद 2027 है, किस तरीके से हमारे साथी वहाँ केदारनाथ जी की समस्या और उठाते हैं। मैं चाहूँगा, मेरी हमेशा उनके साथ एक अच्छी बॉन्डिंग रही है। हम शुभकामना देता हूँ कि आगे भी हमें चाहिए भाई पहाड़ के युवा पहाड़ की बात करें, और अगर उन्हें लगता है कि वो बहुत अच्छे तरीके से बात कर पाएंगे, हम उनकी आवाज़, हम जनता की आवाज़ नहीं उठा पा रहे, तो अब बोलें मुखर होकर, अभी भी तो बोलें। अभी भी तो वो मुद्दे सारे, स्वास्थ्य व्यवस्था वैसी ही चरमराई हुई है, वैसे ही वहाँ पर स्थिति है शिक्षा की, वही स्थिति आज भी वहाँ पे जल की, पेयजल की है, वही स्थिति रोज़गार की है, वही मुद्दे खड़े हैं कि पीतल जो था वो सोना जो पीतल कैसे हो गया, को पेटीएम जो लगा था एफआईआर हुई थी उस पर बताएं वो एफआईआर का क्या हुआ, ये मुद्दे उठाएं। अच्छा पंकज जी, सवाल क्या है, मतलब एक्सेप्टेंस जो है, मुझे लगता है कि कांग्रेस में अपनी जो गलतियां हैं उसकी एक्सेप्टेंस नहीं कर पा रहे हैं, स्वीकारता नहीं कर पा रहे हैं। मनोज रावत को लेकर जनता में ये था कि सही से कम्युनिकेशन गैप है, लोगों से सही तरीके से बात नहीं करते हैं। चुनाव जीतने के बाद बहुत सारे आरोप हैं, कई लोगों ने इन पर आरोप लगाए कि अपने ही कार्यकर्ताओं को अनदेखी करते हैं, उसके लोगों से सही तरीके से एक उनका कम्युनिकेशन नहीं है। ये सारे पॉइंट्स हैं जिसको देखकर जनता चाह रही थी कि नहीं, मनोज रावत नहीं, वो चेहरा नहीं है, वो चेहरा मतलब हमारे लिए पसंद नहीं है। हो सकता है कि त्रिभुवन चौहान में उन्हें वो सारी चीजें दिखी हों, क्योंकि जब भी हमने देखा है नया चेहरा आता है और एक बड़ी संख्या में वोट उन्हें मिल गए, तो क्या ये उस दिशा में भी सोचा जा सकता है? क्या ये भी एक रीजन रहा होगा कि ये जो वोट है इस तरीके से ट्रांसफर हुए? देखिए, कांग्रेस का हमेशा से स्टैंड क्लियर रहा है कि आप इस तरीके से जो बोल रहे हैं कि कांग्रेस के प्रत्याशी उपयुक्त नहीं थे या हमारे अंदर कोई हम गलती स्वीकार नहीं करते, ऐसा नहीं है। जहाँ हमारी गलती होती है हम स्वीकार करते हैं, और अगर गलती, जनता सबसे बड़ी है, जनता के अदालत ने, हम कहते हैं जब जनता के अदालत ने हमें विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया तो हम विपक्ष में बैठे हैं। अगर हमने भी कोई गलतियां करी हैं तो जनता बैठी है, उसके लिए सबसे बड़ी अदालत जनता की है, और जनता ने जो हमें जनादेश दिया है वो हमने स्वीकार किया है, और आज हम जो है उस विपक्ष में बैठ के विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम गलती स्वीकार नहीं करते, जहाँ गलतियाँ होती हैं। अब ये हमने जो, जिस प्रकार से मैंने आपको अभी उदाहरण दिया कि परोक्ष रूप से अपरोक्ष रूप से जिस प्रकार अर्जुन को अहंकार हो गया था और भगवान कृष्ण ने अहंकार तोड़ा, तो कहीं ना कहीं अदृश्य शक्तियाँ वहाँ भी रही हैं। जो लोग आज आंदोलन कर रहे हैं या जो आज समर्थन कर रहे हैं, उनके पीछे भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का कुछ, मैं कहता हूँ तिनके मात्र भी सहयोग रहा होगा, पर सहयोग रहता है। जब जिस प्रकार से वहाँ सुद्धोवाला में जब जेल पे युवा साथियों को ले गए, तो पार्टी के कई बड़े नेता वहाँ पे रात तक जेल में, वो भी उनको भी पुलिस लेके गई। तो ऐसा नहीं है, जो चीज़ गलत है वो गलत है, जो सही है सही है। परंतु इस वाले चुनाव में जो चीज़ें षड्यंत्र के तहत हुई है, वो आपको मैं ही नहीं आरोप लगा रहा हूँ, तमाम आप देखेंगे कि पत्रकार साथी हैं, तमाम बेरोज़गार साथी हैं। आज मेरे मोबाइल पे 4 बेरोज़गार युवाओं का मैसेज है, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हो रखे हैं पिछले साल से। वो कह रहे हैं आज हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। तो इस तरीके से मैं चाहता हूं कि आप इस्तेमाल ना हो, शासन प्रशासन अपने सिस्टम से युवा बेरोज़गार साथियों का इस्तेमाल करता है, तो आप इस्तेमाल ना हो। बाकी अगर आपको लगता है कि विकल्प बनना चाहिए तो हमारी शुभकामना आपके साथ है, आप विकल्प दीजिए। अगर जनता को अच्छा लगेगा तो विकल्प जरूर मिलेगा, नहीं तो आप जो कर रहे हैं वो अच्छी बात है, हमारी शुभकामना आपके साथ है। तो पंकज जी, एक आखिरी सवाल है और बड़ा ज़रूरी भी है। एक आखिरी सवाल ये भी है कि जब मेरी चर्चा आपसे हो रही थी तो आपने कहा कि जो बेरोजगार संघ है वो जो भी मुद्दे उठाता है या उठाए हैं, बेरोजगार संघ और जो उसके जो लोग हैं, तमाम जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने उस मुद्दे को अधर में छोड़ दिया, या आपने आरोप भी लगाए, एक तरह से आपने बात कही है। इस पर क्या कहेंगे आप? क्योंकि आपने ये बात कई बार इसलिए भी ज़रूरी होती है कि जब हम समाज में होते हैं तो कई लोगों के एक अभी पिछले ही दिनों घटित हुआ, बहुत सारी और घटनाएं हैं, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि फरवरी 2023 में जब युवा बेरोजगार साथी गांधी पार्क से एकत्रित होकर पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, तो उन पर बर्बर लाठीचार्ज हुआ। लाठीचार्ज के बाद बेरोजगार जितने भी युवाओं के नेता थे, 4-5 लोगों को पुलिस ने
गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। उसके बाद जब ये पहुँचे शहीद स्मारक, बाकी के युवा साथी जो कि नेतृत्वहीन थे उस समय, तो वहाँ पर उनके लिए ताला लगा दिया गया और तमाम पुलिस बल तैनात कर दी गई। और वहाँ पर भी उनके जो है उनके ऊपर लाठीचार्ज होने वाला था। तो मैं वहाँ जैसे ही पहुँचा, मैंने देखा कि छात्राएं जो हमारी बहनें हैं वो रो रही थी, युवा साथी बहुत डरे हुए थे जो हमारे भाई हैं। तो मैंने वहाँ पर विरोध किया और विरोध करके, क्योंकि मुझे अधिवक्ता साथियों का भी वहाँ पर साथ मिला, मेरे अधिवक्ता साथी भी थे, मेरे पार्टी के लोग भी थे, उन्होंने साथ दिया। तो हम लोगों ने वहाँ पर जबरन प्रवेश किया, क्योंकि शहीद स्थल में प्रवेश करना एक हमारा अधिकार है, एक हमारा गर्व है। शहीद स्थल एक हमारा बहुत ही संवेदनशील स्मारक है जिससे हमारी शहीदों की यादें भी जुड़ी हैं। तो एक प्रतीकात्मक स्वरूप वहाँ पर आंदोलन होते रहे हैं। तो जब हमने वहाँ पर आंदोलन किया तो तमाम पुलिस वहाँ पर आ गई और 5 दिन तक किस प्रकार से हमें 4 रातें, मुझे याद है मैंने किस तरीके से वहाँ पे बिताई हैं, एक ही कपड़ों में और एक ही जगह पर, और कितना प्रेशर हम पे, कितना दबाव हमारे पे था। मैं ये बात इसलिए जा रहा हूँ पीछे क्योंकि बताना ज़रूरी है कि छात्रों की मांग थी कि सीबीआई जांच हो, पेपर लीक की सीबीआई जांच हो। उसके बाद जब बेरोजगार संघ के अध्यक्ष और उनके साथी जब छूटकर वापस आए, तो ये हम पर दबाव क्यों बनाया गया, या मेरे पर या वहाँ तमाम बैठे थे जो 65 युवा साथी थे उन पर क्यों दबाव बनाया गया कि धरना स्थल खाली कर दें, जबकि वो उचित समय था, सरकार पर पूरा दबाव बना हुआ था, आपका नेतृत्व था, आप वापस आ गए थे और जो जितने भी युवा बेरोजगार संघ के जो नेतृत्व कर रहे थे वापस आ गए थे। तो दोबारा वहीं बैठकर जब तक सीबीआई जांच नहीं होती, नहीं हिलना चाहिए था। जब 4 दिन तक हमने इतनी 4 रातें वहाँ पे प्रताड़ना झेली, कैसे, मेरे पास आप ठंड के उस समय के वीडियोज़ हैं, फ़ोटोज़ हैं, आप देखेंगे, आपने तो खुद ही कवर किया है, किस प्रकार से खाना अंदर आने नहीं दिया जा रहा था, पानी अंदर आने नहीं दिया जा रहा था, गद्दे अंदर नहीं आने दिए जा रहे थे, बच्चे किस प्रकार से, मैंने अपना कोट खोल के दिया तब जाकर कुछ छात्राएं वहाँ पे शाम को नीचे बैठकर सो पाईं। किस प्रकार से हमने वहाँ प्रताड़ना झेली है, किस प्रकार से हमने वहाँ मुसीबतें झेली हैं। उसके बावजूद जब आप वापस ज़मानत पे आ जाते हो तो आप ज़मानत की शर्तों का पालन करते, कोई बात नहीं, आप कहते आप डटे रहिए, हम जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी, मैं नहीं तो दूसरा आदमी वहाँ से निकलेगा। पर आपको डर था कि उन 65 में से कोई नेता ना बन जाए, तो इसीलिए आपने वो मामला आधा अधूरा छोड़ दिया और आज तक आप लटका के बैठे हैं। फिर आप दोबारा ले आए कि अभी कल परसों पुलिस भर्ती का जो मामला है, पुलिस भर्ती के मामले को फिर आपने बोल दिया कि आयु सीमा बढ़ाई जाए। परसों फिर युवा साथी वहाँ पर एकत्रित हुए, कितने लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए। फिर मुकदमा दर्ज होने के बाद फिर आप चुनाव में चले गए, उससे पहले आप टिहरी के चुनाव में चले गए, फिर आप ये केदारनाथ जी के चुनाव में चले गए, फिर आप आज फिर खड़े हो गए पुलिस के उस पर, पुलिस की कांस्टेबल की भर्ती की जो आयु सीमा बढ़ाई जाए। फिर आप जो है एक यूपीसीएल का एमडी हैं, उन पे आरोप लगाने लगे। लगाइए, आरोप लगाइए, अच्छी बात है, भ्रष्टाचार हुआ है, भ्रष्टाचार का खुलासा होना चाहिए। उसका फिर आपने एक उनके जो सचिव है उस पर आपने जो भी आपका रहा होगा, अच्छी बात है, जो आप विरोध कर रहे थे और कोई किस प्रकार से आप पर अगर किसी ने कुछ गलत बात बोली है तो आपको पूरा अधिकार है, चाहे वो सचिव हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो कोई भी अधिकारी हो, किसी आंदोलनकारी के साथ ऐसा वो बर्ताव नहीं कर सकता है। आपने किया, पर उसका परिणाम क्या हुआ, फिर आप चुनाव में चले गए। तो कोई भी मामले उठाकर उसे आधा छोड़ देना ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। और मैं नहीं पूछूंगा सवाल, ये तो तमाम उत्तराखंड की जनता पूछेगी, आज नहीं तो कल पूछेगी कि केवल छात्रों पे जिन पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं उनकी क्या पुलिस क्लियरेंस कभी वो उनकी क्लियर हो पाएगी, कभी वो किस प्रकार से आप एक तरीके से किसी भी मामले को अधर में छोड़ देना और फिर चुनाव में चले जाना, वो प्रश्न चिन्ह लगाता है। और उस पर मैं सवाल खड़े करता रहूँगा, क्योंकि आज भी मेरे पास युवाओं के फ़ोन आते हैं कि भैया हमारी ज़मानत करा दीजिए। उनके क्वेश्चन होते हैं कि क्या हम सरकारी नौकरी में कल परसों हमारे पर दिक्कत आएगी, कोई आवेदन हम कर पाएंगे। तो ऐसे तमाम सवाल आज भी खड़े हैं और मैं इस तमाम सवालों को लेकर जब तक मेरे पास जो है युवा साथी, जब तक मेरे पास शिकायत लेकर लोग आते रहेंगे, मैं आवाज़ उठाता रहूँगा। आखिर में क्या संदेश देंगे, बहुत छोटा सा, क्योंकि देखिए सवाल बहुत गंभीर आपने किए हैं।
मैंने ये सवाल इसलिए भी आपसे पूरा इसलिए भी जानना चाहा क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति से जो पार्टी लाइन से हटकर इस पूरे आंदोलन को देख रहे थे, पूरे आंदोलन में थे। कई बार मैंने ये भी देखा है, मैंने ये भी सुना है कि पार्टी लाइन से भी होता है कि आपने वहां नहीं जाना है या आपने वहां मौजूद नहीं रहना है, कभी ऐसी चीजें भी आती हैं, पर आप हमेशा वहां उपलब्ध थे 24 आवर्स। और जो त्रिलोचन भट्ट जी ने कहा, उन्होंने वो एक पत्रकार होने के नाते, एक राजनीतिक विशेषज्ञ होने के नाते कहा है, आपने जो कहा है आप उनके साथ रहे हैं, आपने उन्हें करीब से जाना है, उसके नाते मैं सोचता था ज्यादा जिम्मेदारी के साथ आप बोल पाएंगे, ज्यादा बेबाकी से बोल पाएंगे, और आपने बोला भी है। आखिरी छोटा सा संदेश क्या देंगे? मैं सभी उत्तराखंड के युवा साथियों को ये संदेश देना चाहूँगा कि कोई भी आंदोलन होता है तो उसकी जो आप पहले उसका जो नेतृत्व कर रहा है, सबसे पहले उस पर जाएं और उसके कम से कम आप बैकग्राउंड को ज़रूर देखें पीछे, कि उन्होंने जो पीछे आंदोलन किए हैं उस आंदोलन का परिणाम क्या निकला है। कहीं ऐसा ना हो कि तमाम युवा बेरोज़गार साथी इस आशा में कि उनका भविष्य बेहतर होगा, उनका भविष्य चौपट ना हो जाए। क्योंकि देखिए, जब मैं छात्र जीवन में था मैंने भी बहुत आंदोलन करे। डीएवी कॉलेज में जब मैं अध्यक्ष रहा हूँ बहुत मुकदमे लगते थे, पर आज हम सरकारी नौकरी में नहीं हैं और वकालत कर रहे हैं, तो हमने सारे मुकदमे लड़े या हमारे साथियों ने लड़े और हम आज अपना जीवन जी रहे हैं। परंतु जिन्होंने सरकारी नौकरी करनी है वो पहले नेतृत्व को देख लें, नहीं तो बहुत सारे और भी हथियार हैं आंदोलन करने के। आप शांतिपूर्वक आंदोलन कर सकते हैं और किसी भी आंदोलन पे जाने से पहले मैं कहूँगा कि नेतृत्व को आप जरूर देखें। ठीक है, बहुत शुक्रिया पंकज जी हमें समय देने के लिए और तमाम बिंदुओं पे बात करने के लिए। धन्यवाद। और आप भी जरूर बताइएगा कि आपकी राय क्या है, आपका सोचना क्या है, और पंकज जी की बातों से कितना इत्तेफाक आप रखते हैं। कमेंट जरूर करिएगा और जरूर बताइएगा कि आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है। तब तक के लिए ऐसे जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड हलचल। आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 चैनल उत्तराखंड हलचल।